सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बगल जो बैठे हैं ये कभी हमारे शिष्य हुआ करते थे। बीएससी आपने यहीं से किया है और बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट के रूप में आप जाने जाते थे। बहुत ही जेंटल, जैसे बहुत साई नेचर था इनका। आप हैं डॉक्टर अख्तर अली जी और इस समय बीएचयू में आप जेनेटिक डिसऑर्डर डिपार्टमेंट में हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट आज होता जा रहा है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत काम इन्होंने किया है। अभी 15-20 दिन पहले जूलॉजी डिपार्टमेंट में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें इन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया था कि कितने प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं और अगर इसको बहुत ही प्राइमरी स्टेज में देख लिया जाए, ऑब्जर्व कर लिया जाए, उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाए तो क्योर कर लिया जाता है। क्योंकि सारा खेल आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का ही होता है। 4 नाइट्रोजिनस बेसेज हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, और इनका रोल, इतना बड़ा रोल और इतने प्रकार की सीक्वेंसिंग कि पूरी दुनिया में न जाने कितनी डाइवर्सिटी है और सबका जीनोम अलग अलग है। और अरेंजमेंट, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट कोई इंसान बन जाता है तो कोई एनिमल हाथी में कन्वर्ट हो जाता है तो कोई प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और जीनोम में जरा सा भी डिस्टर्बेंस जब होता है, एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर इधर से उधर हो गया, डिलीट हो गया या ऐड हो गया, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा पॉइंट म्यूटेशन, तो आप समझ लीजिए पॉइंट म्यूटेशन के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति आपके बीच में हैं। तो मैं ये चाहती हूँ पहले सभी लोग डॉक्टर अख्तर अली जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं अख्तर अली जी से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप हमारे इन बच्चों को व्हाट डू मीन बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, इस पर प्रकाश डालें और हमारे बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर की जानकारी। So, good morning, good afternoon, students. Good afternoon, sir. How are you? Good. So, as ma'am said, so first of all, I thank my teacher, मेरी गुरु मैडम, क्योंकि मैं जहाँ आप बैठे हैं मैं कभी वहाँ क्लास में बैठ कर पढ़ता था। मैडम पढ़ाई है हमको और आज मैं डिपार्टमेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बीएचयू में फाउंडिंग मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और सो मेनी थिंग्स। तो मैडम का आशीर्वाद है, उनके पढ़ाए हुए, क्योंकि हम तो कभी नहीं सोचते थे कि हम वहाँ पे बैठ के कि कभी ऐसा जा पाएंगे। हम तो ये सोचते कि कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा भी कि नहीं, पढ़ने का, और पढ़ने का फिर मौका मिला, फिर वहाँ पे फैकल्टी होने का। आज हमारे स्टूडेंट्स पीएचडी करके यूएस में है, एनआईएच में है, वर्ल्ड बेस्ट लेबोरेटरीज में मेरे स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट फैकल्टी भी है फ्रेडरिक एलसी इंस्टीट्यूट एनआईएच में। तो अभी आई हैव टोटल 64 एमडी स्टूडेंट्स कर चुके हैं डिजर्टेशन, 4 पीएचडी, अभी करंटली 6 पीएचडी कर रहे हैं। मेरे लैब में 38 स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं, एमडी और पीएचडी और ट्रेनिंग्स मिला करके। तो वी हैव आवर ओन लैब, साइटोजेनेटिक्स लैब, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लैब, जेनेटिक डायग्नोसिस फॉर बीएचयू हॉस्पिटल। क्या पीछे तक सभी लोग सुन पा रहे हैं? नहीं तो आइए आगे हाँ, कम फॉरवर्ड, हियर देयर आर सो मेनी स्पेस, कम आगे आ जाओ, क्योंकि बीच में पंखा चल रहा है ना, तुम भी आगे आ जाओ। तो what we do in BHU is we are doing genetic testing of cases from BHU hospital. So there are many hospitals in BHU now.
और what I want, we have also running some societies for awareness of about genetic disorders in the population. You understand English की हिंदी में भी बात करेंगे मिला के मिला तो हम कुछ सोसाइटीज़ भी रन करते हैं जिसमें हम गांव-गांव जा कर के लोगों को बताते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है और उसकी पहचान कैसे करें और उसकी रोकथाम कैसे करें और जांच कब जरूरत पड़ती है। तो पहले तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आनुवंशिक बीमारियां या जेनेटिक बीमारियां के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, बॉटनी के भले ही हैं लेकिन पहले से भी जूलॉजी भी पढ़े होंगे। नहीं बॉटनी में भी कहा है जेनेटिक्स, बॉटनी में भी जेनेटिक्स है, साइंटिस्ट तो सही है। राइट जी। तो आप लोग बताएं, कुछ बीमारियों के नाम बता सकते हैं? हाँ यस सर। आगे बताएं। सर एल्बिनिज्म हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? हीमोफीलिया हुआ, क्लाइमेटर सिंड्रोम हुआ, जर्नर सिंड्रोम। वेरी गुड। और कोई? सर सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, यस सर। कैंसर। डाउन सिंड्रोम, यस सर। कैंसर जेनेटिक है कि नहीं? नहीं है। है। जो भी बीमारी, जिस भी बीमारी में जीन का इन्वॉल्वमेंट वो जेनेटिक। जीन बना है डीएनए से और डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, तो क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटीज में से भी कैंसर होता है। क्रोमोसोम एक जगह से टूट के दूसरे जगह चला गया, डिलीशन हाँ। हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, कम हो गया, या जीन का डुप्लीकेशन हो गया, या जीन ट्रांसलोकेट हो गया, या ओवर एक्सप्रेशन हो गई जीन की, राइट? तो उससे भी कैंसर। तो कैंसर इज ऑल्सो जेनेटिक। देखो इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और जेनेटिक में थोड़ा फर्क है। इनहेरिटेंस का मतलब पीढ़ी से मिला, तो आपको जेनेटिक होगा हाँ। तभी पीढ़ी से मिलेगा। कभी कभी जैसे डाउन सिंड्रोम देखा है तो पीढ़ी से मिलता है, नहीं डाउन सिंड्रोम तो एक बच्चे को हो, उनके मम्मी पापा को तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जेनेटिक है। तो जेनेटिक का मतलब जिसमें जीन्स इन्वॉल्व या डीएनए या क्रोमोसोम इन्वॉल्व, तो वो जेनेटिक है। और इनहेरिटेड का मतलब अगर डीएनए इन्वॉल्व है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जा भी सकता है, तो ये है। और तो एक बात तो ये आप जानते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, इवन डायबिटीज़ जेनेटिक है, जेनेटिक। कोई जीन का नाम बता सकते हैं? TCF7L2, बहुत सारी जीन। डायबिटीज़ एक मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर है जिसमें एक से ज़्यादा जीन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफ स्टाइल सबका एक साथ जब इकट्ठा हो जाता है तो डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो बीमारियां 3 प्रकार की हम कर सकते हैं जेनेटिक वाली। क्रोमोसोम वाली बीमारियां, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मोनोजेनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, जैसे अभी आप कहा आपने सिकल सेल एनीमिया, बीटा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन हो जाए, सिकल सेल एनीमिया, या सिंगल जीन डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD, डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, है ना, बीटा थैलेसीमिया, ये सब सिंगल जीन डिसऑर्डर। एक जीन में म्यूटेशन हुआ बीमारी होगी। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारी क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम पूरा क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का पार्ट में गड़बड़ी रहती है। और तीसरी आती है मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर, इसमें मल्टीपल फैक्टर, एक से ज़्यादा जीन, एक से ज़्यादा म्यूटेशंस या पॉलीमॉर्फिज्म, आजकल वेरिएंट बोलते हैं, ना म्यूटेशन बोलते हैं बल्कि क्या बोलते हैं, वेरिएंट, जेनेटिक वेरिएंट। और साथ साथ लाइफ स्टाइल, खान पान कैसा है, फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी बीमारियां जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया या डायबिटीज़ या पार्किंसन, अल्जाइमर, क्लेफ्ट लिपर पैलेट, ये सारी बीमारियां मल्टी फैक्टोरियल हैं, मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ये भी जेनेटिक है। तो इस प्रकार 3 कैटेगरी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, माइटोकॉन्ड्रिया में AB जीनोम होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में म्यूटेशन होने से माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इस प्रकार 4 कैटेगरी आप देख सकते हैं, मेजर कैटेगरी जेनेटिक डिसऑर्डर की। मेन प्रॉब्लम, मेन बात ये है कि क्या किसके बच्चे को आगे चल के डाउन सिंड्रोम हो सकता है, पता कर सकते हैं? अगर पता कर सकते हैं तो रोक भी सकते हैं कि आगे अगली पीढ़ी में क्या हीमोफीलिया या बीटा थैलेसीमिया को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार अगर ये चीज़ें काम आएंगी।
ठीक है ना। तो आजकल क्या होता है पॉपुलेशन, तो पता चलेगा तो क्या कैरियर है कि नहीं है, कैरियर और आगे जनरेशन में जाने का खतरा पता चल जाएगा। और पता चल जाएगा तो प्रेगनेंसी में 8 हफ्ते से 8 से 10 हफ्ते के बीच प्रेगनेंसी में 8 से 12 के बीच में प्रीनेटल टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं एमनियोसिंथेसिस या कोरियोनिक विनस सैंपलिंग सीवीएस करके पता कर सकते हैं। तो पता हो जाएगा तो बीमारी अगर आगे डिटेक्शन तो इस तरह से क्या हो सकता है, बीमारी को रोका जा सकता है। जेनेटिक बीमारियों को ज़्यादातर इलाज नहीं है, जानते हैं हम। अभी कुछ कुछ बीमारियों का इलाज आ गया है ना, जैसे कि ट्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का या कैंसर, कुछ कैंसर के। तो लेकिन इलाज नहीं है तो बेटर ये है कि उसको होने ही नहीं। तो या तो पॉपुलेशन स्क्रीनिंग कर दिया जाए और फिर प्रेगनेंसी में टेस्ट कर दिया जाए तो उसको रोका जा सकता है। जैसे आप प्रेगनेंसी के टाइम में अर्ली विदिन 3 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मदर का पेरिफेरल ब्लड लेके ये पता कर सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम नहीं है। इतना अर्ली मतलब विदिन 3 मंथ, ठीक है, पता चल जाता है। अगर डाउन से तो अबॉर्शन हो जाता है, कर दिया डॉक्टर करके, जिससे कि डाउन पे भी ना हो नॉर्मल बच्चे हो। ये बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कपल चाहते हैं तो, ठीक है ना।